हिंदी वर्णमाला के संबंध में अभी अपन चर्चा कर रहे थे और इसका मैंने पहला चरण आपको बताया था। दूसरे चरण में स्वरों की चर्चा करते हैं वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में स्वर का इजाद कैसे हुआ है, स्वर किसको कहते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो, स्वरों के बारे में अगर अपन देखते हैं तो इसको इस रूप में कहा जा सकता है कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, जिनको उच्चारित करने में किसी की कोई सहायता नहीं चाहिए, उन्हें स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से देखा जाए तो स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 13 मानी गई है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए उच्चारण की दृष्टि से अगर, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 है। और मैंने आपको बताया था कि लेखन की दृष्टि और उच्चारण की दृष्टि में जो वरीयता दी जाती है वो उच्चारण की दृष्टि को दी जाती है। अब अपन बात करते हैं कि स्वरों का इजाद कैसे हुआ। तो देखो, आपने बचपन में देखा होगा, अगर कोई बच्चा होता है और कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, सबसे पहले वो बोलना सीखता है, तो अपने जीवन के व्यवहारिक नज़रिए से आप देखिए कि किस स्वर को बोलने में आपको कितना नॉर्मल महसूस होता है, कौन सा स्वर आप आसानी से बोल सकते हैं और किस स्वर को बोलने में आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है। जिस स्वर को बोलने में आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है यानी वो स्वर बाद का है, यानी वो बाद में रखा गया। और जिस स्वर को बोलने में आपको कम ताकत लगाना पड़ती है, आसानी से आप बोल सकते हैं, वो उन स्वरों को हमने पहले रखा। वर्णमाला का पूरा एक सीक्वेंस आता है, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीका है वर्णमाला का। ऐसे ही नहीं वर्णमालाएं बन जाती हैं कि चाहे जो सब वर्ण जो है ना जहाँ कहीं भी रख दो, उसका अपना एक स्थान होता है, अपना एक नज़रिया होता है, उसकी अपनी एक टेक्निकल प्रोसेस होता है। स्पीच का भी अपना एक टेक्निकल प्रोसेस होता है। बोलने के नज़रिए से जो वाक तंत्र में जो दबाव पड़ता है या वाक तंत्र से जो स्वर या व्यंजन निकलते हैं, उनका अपना एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। इसी सिस्टमेटिक तरीके से अपन को वर्णमाला को पढ़ना है। अपन यहाँ देखते हैं कि जैसे मान लो आ है, आ ये आ जो स्वर है, ये आ स्वर जो है ना बहुत आसानी से बोला जाता है, इस पर कोई दबाव नहीं पड़ता, यानी सबसे कम दबाव पड़ता आ, यानी इस आ से ज़्यादा दबाव पड़ता है, इस आ से बड़े आ में ज़्यादा दबाव पड़ता है। फिर इसके बाद ई इसमें ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। ऊ देखो, ऊ बड़े ऊ में ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। लेकिन ऊ और आ को अगर देखते हैं तो ऊ और आ के प्रेशर में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो हम बात करते हैं कि पहले मूल स्वरों की बात करते हैं। मूल स्वर से मतलब मेरा लघु स्वर से है या हरस्व स्वर से है। तो हरस्व स्वरों की बात करते हैं तो हमारे पास जो है ना हरस्व स्वर छोटा आ है, हमारे पास छोटी ई है, छोटा ऊ है। ऋषि भी लघु स्वर में माना जाता है, लेकिन इस ऋषि को हम अलग रखते हैं। तो हमारे पास अभी 3 हर्ष स्वर हैं, 3 स्वर हैं। अब इन 3 स्वरों से देखते हैं हम बाकी स्वरों का इजाद कैसे होता है। देखो, जिस विधि से 3 स्वरों का इजाद होता है, जैसे ये मिलके बनते हैं 3 स्वर, सेम विधि से अपन उन्हें तोड़ सकते हैं। और अगर वो मात्राएं कहीं ऐसी मिलती हैं तो हम अपन को उनको 2 भागों में, मतलब लघु स्वर वह स्वर होते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें उच्चारण में भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है और उनके निर्माण में यानी उनके बनने में भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो मूल स्वर कहलाती हैं। इन मूल स्वरों से बाकी स्वरों का इजाद होता है या बाकी स्वर अस्तित्व में आती हैं। तो हम देखते हैं कि ये मूल स्वरों से बाकी स्वर अस्तित्व में कैसे आते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मैं छोटा आ को छोटा आ से मिला देता हूं, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो मुझे बड़ा आ प्राप्त होता है, यानी बड़ा आ मिल जाता है। तो आप देखिए ना, एक आ मेरे पास था, उसी तरह का आ को मैंने मिला दिया तो बड़ा आ मिल जाता है मुझे। अगर मैं छोटी ई को छोटी ई से मिला देता हूं तो मुझे बड़ी ई प्राप्त हो जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? छोटा ऊ से छोटा ऊ को मिला देता हूं तो बड़ा ऊ प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे भी बड़ा आ होगा, इस बड़े आ को हम तोड़ सकते हैं छोटा आ और छोटा आ में। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पे अगर बड़ा ऊ होगी तो इस बड़ा ऊ को तोड़ सकते हैं हम छोटा ऊ और छोटा ऊ में। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं आपको संधियों के नियम बताऊंगा, स्वर संधि के नियम बताऊंगा कि ये छोटा ऊ बड़ा ऊ में, ये बड़ा ऊ में या बड़ा ऊ छोटा ऊ में टूट सकती है। वो संधियों के नियम है, अपन देखते हैं। संधियों के नियमों का इजाद भी यहीं से हुआ है, जिस प्रकार से ये बने हैं उसी प्रकार से। तो ये क्या है, ये दीर्घ स्वर संधि हो गई है। आप देख रहे हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि के रूल से जो है ना, वो उसका निर्माण कहाँ से हुआ था, वो बनी कहाँ से थी, उनकी संधियाँ कैसे हुई थी। तो उनकी संधियाँ देखो, आ और आ की संधि हुई थी तब बड़ा आ बना था। तो अपने पास अभी देखो 3 तो अपने पास स्वर जी थे,
3 स्वर ये थे और 3 अपन को ये मिल गए, तो अपने पास 6 स्वर हो गए। अपन को कितने स्वर करना है? अभी 10 स्वर करना है उच्चारण के आधार पर, मैंने जो आपको बताया था। तो 10 स्वरों में से अभी अपने पास क्या है? 3 जे हो गए और 3 जे हो गए, 6 स्वर हो गए। 6 स्वरों में हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं छोटा आ के साथ ई को जोड़ देता हूं तो ए बन जाता है। छोटा आ के साथ अगर मैं ऊ को जोड़ देता हूं तो ओ बन जाता है। छोटा आ के साथ अगर मैं ई जुड़ गया था, ऊ जुड़ गया था, ओ बन गया था। अब इसके बाद आता है छोटा आ के साथ अगर मैं ए को जोड़ देता हूं तो आय बन जाता है, और छोटा आ के साथ अगर मैं ओ को जोड़ देता हूं तो आओ बन जाता है। अब अपने पास कितने स्वर हो गए? देखो 3 स्वर अपने पास मूल स्वर थे, 3 ये हो गए थे, 6 और 4 ये हो गए, तो हमारे पास जो है ना 10 स्वर हो गए हैं। आप हमारी बात को समझ रहे हैं? अब अगर बात आती है कि इस ए को मैं तोड़ना चाहता हूं, इस ए को अगर मुझे तोड़ना है तो ये ए है, इस ए को मैंने बना कैसे था? ये ए कैसे बना था? आ के साथ ई मिला था तो ये बना था, नहीं तो इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा और इधर ई आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे तो ये ए टूट गया। यानी जिनके मिलने से, जिनकी संधियों से इस स्वर का निर्माण हुआ था, जब हम इसे मूल में लाते हैं तो उसी प्रकार से तोड़ना पड़ता है। अगर मैं ओ को तोड़ना चाहता हूं तो ओ को तोड़ने के लिए ओ का निर्माण कैसे हुआ था? आ और ऊ के साथ हुआ था, तो यहाँ पे आ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा, तो ये आपका ओ टूट गया। अगर आय को तोड़ना चाहता हूं तो देखो आय को कैसे तोड़ सकते हैं हम? आय को तोड़ने के लिए हमें देखो ये विधान अपनाना पड़ेगा। इन्हों मूल स्वर में ये आय है, आय को मैंने तोड़ा तो इधर आ जाएगा आ और इधर आ जाएगा ए। अभी एक तो मेरा मूल स्वर आ गया, लेकिन एक मेरा मूल स्वर नहीं आया, तो इसे मैं और भी तोड़ सकता हूं, तो इधर आ जाएगा आ और इधर आ जाएगा ई। समझ रहे ना? इधर आ इधर ई आ जाएगा। इस प्रकार से जो है ना ये अब मूल अवस्था में आ गए हैं, यानी मूल स्वरों की अवस्था में आ गए हैं। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ए बन जाता है, इसके साथ जोड़ता हूं तो आय बन जाता है। इस प्रकार से जहां पे ये मात्रा हो उसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं, जहां पे ये मात्रा हो उसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ये तो था अपना स्वरों का। तो देखो अपने पास जो 10 स्वर थे वो 3, 3, 6 और 4 10 स्वरों की अवस्था हमें सामने दिखाई देती है। अब इसके बाद वो बोलते हैं लघु स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है। देखो स्वरों को रटने की बजाय स्वरों को ब्रेन में फ्रेम करो, एक इमेज बनाओ उसकी। इसकी जब इमेज बनाते हैं अपन, तो इमेज बना के क्रम में अपन क्या देखते हैं कि हमारे पास जो 4 ये लघु स्वर हैं, और ये लघु स्वर यानी ह्रस्व स्वरों का एक मात्रा होती है, और इस मात्रा को जो है ना हम ऐसे डंडे की तरह व्यक्त करते हैं। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उसकी मात्राएं 2 होती हैं, और उसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से उसका संकेत देते हैं। तो ये 2 मात्राओं का संकेत है, एक मात्राओं का। ह्रस्व स्वरों का जो है ना एक मात्रा होती है, यानी जहाँ पे हमें ये 4 चीज़ें मिल जाएं, वहाँ पे जब हम मात्रा, जब दोहा छंद चौपाई जब छंद पढ़ेंगे अपन, तो उसमें देखेंगे कि जो मात्राओं की हम गणना करेंगे या मात्राओं को लिखेंगे, तो उसमें इस हिसाब से जिस वर्ण पे ये बैठे हों, ये अपने आप में भी हों या किसी वर्ण पे बैठे हों, उसकी एक मात्रा होगी, और बाकी जितने होते सबकी 2 मात्राएं होंगी। आपको ये दिमाग में रखना है। तो अपन ने क्या देखा है? अपन ने ये देखा इनकी एक मात्रा जी केवल ह्रस्व हैं, बाकी सब दीर्घ हैं, बाकी सब दीर्घ हैं, चाहे कुछ भी आ जाए। जैसे कहीं पे लिखा एकता, एकता। आप देखो मैंने कहा था क्या ये ह्रस्व है? नहीं है, मतलब छोटा छोटी और छोटा हुए नहीं है, तो इसकी 2 मात्राएं आ जाएंगी। का पे कौन बैठा है? का पे आ बैठा है, छोटा आ बैठा है, तो का पे 1 मात्रा आ जाएगी। ता पे कौन बैठा है? बड़ा आ बैठा, बड़ा दीर्घ होता है, तो इसकी 2 मात्राएं होंगी। टोटल मात्राएं कितनी हुई? 2 और 2 4 1 5 मात्राएं हुई, टोटल 5 मात्राएं हुई। इसको जो है ना इसी तरीके से समझते हैं। इसके बाद जो हम बात आगे करते हैं, तो आगे की बात करने के क्रम में देखते हैं कि इन स्वरों का जो विधान है, इन स्वरों के विधान में हम अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। अब आता है प्लतु स्वर। कुछ प्लतु स्वर होते हैं। प्लतु का मतलब होता है, देखो ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है जिसको मैंने डिनोट किया है, दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती हैं जिसको मैंने डिनोट किया है। ह्रस्व स्वर में छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि आता है। दीर्घ स्वर में शेष सभी स्वर आते हैं। शेष स्वर आप समझ गए, शेष स्वर। आप भी शेष स्वर नहीं लिख देना, आप थोड़ा सा हाथ पाँव चला लेना पेन कॉपी पे,
तो आप क्लियर कर लोगे। बाकी जितने स्वर हैं मतलब 4 हो गए अपने पास, 3 हो गए अपने पास, ये चौथे को हम बाहर रखते हैं तो 3 ये, तो 7 बाकी यहाँ लिख देना। 7 कौन कौन से आ रहेंगे। अंग आह को रखते नहीं हम इसमें, ऋषि को हम इसमें रखते नहीं हैं। तो अब यहाँ पे अपन इसको देख सकते हैं। बाकी अंग आह को कहाँ रखते हैं वो बात की बात है, उसको हम बाद में समझाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लतु स्वर आता है कि प्लतु क्या होता है। प्लतु स्वर मतलब ऐसे स्वर को कहा जाता है जब किसी स्वर को ताना जाता, खींचा जाता है, इसे बोलते हैं स्वरों का काल, मतलब कालखंड या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का डिवीजन। स्वरों के उच्चारण काल, उच्चारण मतलब उच्चारण करना, और काल मतलब समय। जिसके उच्चारण में जितना ज्यादा समय लगता है उसके उच्चारण काल के आधार पर उन स्वरों को वैसे ही बांटा गया है। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि उच्चारण काल में कम समय लगता है, तो ये ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर में मतलब होता है कि उच्चारण काल में ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, तो वो दीर्घ स्वर हो गए। उनकी 2 मात्राएं हो गई। प्लतु का मतलब होता है कि उसको और खींच दिया जाए, मतलब दीर्घ स्वरों को या दीर्घ स्वर को और खींच दिया जाए तो वो प्लतु हो जाता है, जिसकी 3 मात्राएं होती हैं। और जिस पे 3 मात्रा होती है तो आपने पुराने ग्रंथों में देखा होगा, तो वहां पे क्या लिखा रहता है, जैसे लिखा है राम। अब राम लिखा है तो इस पे अगर तिर के 3 लिख दो, इस प्रकार का 3 लिखा रहता है। इसका मतलब होता है इस राम को हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, इस राम को हमें पढ़ना है, ये रा बनाया, इस राम को हम कैसे पढ़ेंगे, इस राम को हम ऐसे पढ़ेंगे, ये अपने रा बनाया और इसके बाद ऐसे ऐसे करते गए। ये नाटकों में इनका रोल होता है प्ले। नाटक में जो मतलब रोल प्ले करते हैं वो लोग जब इसका उच्चारण करते हैं, मतलब सीते हे राम, तो हे राम में देखो राम, तो मतलब एक बहुत लंबा खींचा गया है इसे, तो ये प्लतु होता है। और इसकी जो है ना 3 मात्राएं होती हैं, और 3 मात्राओं को हम इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं उस शब्द पे। इसका मतलब होता है कि इसको हमें खींच के पढ़ना है। आप समझ गए, ह्रस्व स्वर समझ गए, दीर्घ स्वर समझ गए, प्लतु स्वर समझ गए। अब इसके बाद आता है कि जिह्वा, मतलब जीभ के प्रयोग के आधार पर हम स्वरों को कैसे देखते हैं। देखो बात होगी स्वरों की, बात होगी 10 ही स्वरों की, इन्हीं स्वरों पे हम इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। देखो स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो हर चीज का एक अपना रोल प्ले होता है। किसी वर्ण का, किसी अक्षर का, किसी स्वर का, किसी का भी उच्चारण करते हैं तो प्रत्येक चीज का अपना रोल प्ले होता है। देखो कंठ का अपना रोल होता है। इसके बाद जो है ना तालु का अपना रोल होता है, मूर्धा यानी तालु के ऊपर का हिस्सा, मूर्धा का अपना रोल होता है। और इसके बाद जो है ना आगे चलें तो जिह्वा का अपना रोल होता है, दांत का अपना रोल होता है, नाक का अपना रोल होता है, ओंठ का अपना रोल होता है, इन सब चीज़ों का रोल होता है। तो आप यहाँ से देख सकते कि ये क्या है, ये कंठ है। तो पहली अवस्था क्या आएगी, कंठ की आएगी। तो का की लाइन किसको दे दो, कंठ को दे दो, सीधी पूरी का की लाइन कंठ को दे दो। ये कंठ की है, का यानी का वर्ग पूरा है, कंठ से बोले जाने वाले, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है तालु। तो चाकी भाई तालु को देखो, तालु कैसा होता है, आदमी का तरवा, बुंदेली में बोलते तरवा, ऐसा होता है। ये होता है तालु, और ये होता है उसका शीर्ष भाग। शीर्ष भाग को बोलते मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य, एक ही बात है। तो ये होता है शीर्ष भाग। तो देखो पहले क्या आएगा, पहले कंठ आएगा, फिर क्या आएगा, फिर तालु आएगा, फिर क्या आएगा, फिर मूर्धा आएगा, फिर क्या आएगा, फिर इसके बाद जो है ना ओष्ठ आता है, फिर दंत आता है, दंत के बाद दांत आएंगे, फिर दांत के बाद क्या आएगा, ओष्ठ आएगा, ओष्ठ के बाद क्या आएगा, नाक आएगी। कहने का मतलब है कि जब अपन वर्णमाला को लिखेंगे और वर्णमाला के क्रम में उसे समझेंगे तब वहाँ पे हम इसको देखते हैं। अभी तो हम केवल जीभ के प्रयोग के आधार पर ही देखना चाहते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर। देखो मैंने आपसे कहा था कि हर चीज़ का अपना रोल होता है। जैसे अगर व्यक्ति की मान लो जीभ नहीं है तो वो बोल नहीं पाता है, स्वरों का उच्चारण नहीं हो पाता है, यानी स्पीच नहीं हो पाती है। अगर मैंने कहा कि किसी व्यक्ति के दांत नहीं है, पोपले हैं, तो उसकी स्पष्ट आवाज़ नहीं आती। देखो मतलब दांतों ने जो रोल प्ले करना था वो रोल प्ले नहीं कर पाती वो, तो फिर आवाज़ स्पष्ट नहीं आती है। किसी की नाक में कोई प्रॉब्लम है तो वो गिनगिनाता है तो स्पष्ट आवाज़ नहीं आती है। किसी का ओंठ कटा हुआ है तो स्पष्ट आवाज़ नहीं आ पाती है। और किसी के जो है ना कंठ में कोई प्रॉब्लम है तो स्पष्ट आवाज़ नहीं आ पाती है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि स्पष्ट आवाज़ करने के लिए इन सब चीज़ों का अपना रोल प्ले होता है। और ये जो अंदर से वायु निकलती है, उस वायु की टकराहट और जो स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्रों का जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन मतलब जिस प्रकार के हम शब्द बोलना चाहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं, जिस प्रकार के शब्द बोलना चाहते हैं, तेज बोलना चाहते हैं, धीमे बोलना चाहते हैं, शब्दों की अपनी परंपरा है, शब्दों की अपनी क्वालिटी है। इस क्वालिटी को अगर हम देखते हैं तो स्वर तंत्रों का सबसे बड़ा
बड़ा रोल होता है। और स्वर तंत्र में जैसा वाइब्रेशन होता है वो हवा वैसे टर्न होते हुए जीभ के इस हिस्से से टकराती है। तो आपने जीभ को देखा होगा, जिह्वा के आधार पर अगर हमें पढ़ना है तो ये जीभ होती है, मान लो हमारी, ये इसका अग्रभाग है, ये इसका मध्य भाग है, ये इसका पश्च भाग है। तो इसका मतलब क्या होगा, जीभ को हमने 3 डिवीजन किए हैं। तो पहले मतलब अग्रभाग से बोले जाने वाले कुछ या उच्चारित होने वाले कुछ स्वर होंगे, मध्य भाग से बोले जाने वाले कुछ स्वर होंगे और पश्चिम भाग से बोले जाने वाले कुछ स्वर होंगे। इस जीभ के आधार पे हम देखते हैं सबसे पहले अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर। इस जिह्वा को मैं यहाँ बना के रखता हूँ और इस जिह्वा को आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है ना एक हिस्सा है, एक मध्य हिस्सा है, ये एक अग्र हिस्सा है। ये अग्र है और ये मध्य है और ये आपका पश्च है, पश्च पीछे का पार्श्व भाग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर जो अग्र स्वर क्या होती हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से होते हैं उन्हें जो है ना अग्र स्वर कहते हैं। यानी जीभ के उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पे उन स्वरों को हम अग्र स्वर कहते हैं। तो अब देखो, आप खुद बोल के देखो, अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो ऐसे तो आप भूल जाओगे। आप खुद बोल के बोल देखो, ई, अब अपने आप में फील करो ई। तो देखो ई की जो वायु राशि है, जो वायु ई बोलने में जो वायु टकरा रही वो जीभ के आगे के हिस्से से टकरा रही है। ई तो देखो ये भी आगे टकरा रही। ए आए, देखो ये भी आगे टकरा रही। तो ये 4 होते हैं, मतलब यहाँ से जो है ना ई होती, ए होता और आय होता है। ये 4 स्वर ऐसे होते हैं जो जीभ के अग्रभाग से उच्चारित होती हैं। आप बात समझ रहे हैं। दूसरा है मध्य भाग से उच्चारित। मध्य भाग से उच्चारित में केवल एक ही स्वर आता है और वो मध्य भाग से उच्चारित होता है आ, यानी छोटा। ये मध्य भाग से उच्चारित होता है। 2 चीज़ों को याद रख लो आप, बाकी को सबको पीछे पटक दो। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे, अगर आप सभी याद रखेंगे 10 के 10 कौन कहाँ से बोला जाता है तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। उन चीज़ों को याद रखो जो कॉमन है, जो आसानी से हमें, देखो सबसे पहले पढ़ने के जो अपने तरीके होते हैं, अपने पढ़ने के तरीके अपन रूटीन में पढ़ते चले जाते हैं। अपन को रूटीन में नहीं पढ़ना। एक बार अगर किताब पढ़ रहे हैं तो एक बार की किताब पढ़ने से हम उन चीज़ों को नोट करते हैं जो हमारी पकड़ में होती हैं, जो आसान लगती हैं, कि जो चीज़ें हम आसानी से इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप पहले ले लो। इसके बाद जब उन्हें ले लेते, उन पर कमांड पा लेते, तो फिर अगले चरण में फिर एक बार देखो, फिर उससे गहराई वाली चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो। तो फिर आपको देखो सरल चीज़ें पहले आ गई, फिर गहरी चीज़ें आ गई। फिर इसके बाद तीसरे चरण में आप अगर कोशिश करते हैं तो तीसरे चरण में और कठिन चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। और जैसे आपका तीसरा चरण कंप्लीट होगा तो काफ़ी हद तक, मतलब एक जितना मटेरियल आपको कलेक्ट करना था उसका 80% मटेरियल आपके पास हो जाएगा। पास होने के लिए 80% मटेरियल काफ़ी है। आपको थोड़ी विद्वान बनना है हिंदी का, आपको थोड़ी हिंदी पढ़ाना है, आपको थोड़ी वो करना है, आपको तो ये एग्जाम निकालना है, आप तो मेंटल एबिलिटी को ऊपर उठाना है, आपको तो अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है, चीज़ों पे कमांड करना है, जिससे कि आप किसी से डिस्कस कर सकें प्रॉपर वे में, कि किसी को आप बता सकें, आप किसी मतलब आने वाली पीढ़ी को आगे ला सकें। तो बस इतना पर्याप्त होता है उसके लिए। बाकी जैसे जैसे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती चली जाएगी, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाता है, आपके पोजीशन बढ़ती चली जाती है, आपका प्लेटफॉर्म बढ़ता चला जाता है, ये आपकी अपनी वो होती है। तो पहले नॉर्मल चीज़ों को देखो। अब यहाँ पे मैंने देखो क्या किया, मैंने आपको जो है ना एक छोटा को ले लिया मैंने। इसके बाद जो है ना मैंने छोटी बड़ी ये आय को ले लिया, ये अग्र है, ये मध्य है, बाकी बचा कितना है तो देखो यहाँ पे बड़ा आ बचा है। पश्चिम भाग के लिए कितना बचा है, बड़ा आ बचा है। इसके बाद छोटी बड़ी हो गई, यहाँ पे छोटा ऊ बचा है और बड़ा ऊ बचा है। ए आय हो गया है, तो यहाँ पे क्या बचा, ओ बचा है और आओ बचा है। अब देखो अपने अपने गिन लो कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 तो अपनी ये हो गएंगे, यानी अपन को 10 स्वर मिल गए। अब इसके बाद भी क्या कोई ऐसा उच्चारण होता है स्वरों में, तो हाँ एक ऑकलैंड वाला जो है ना, जो इंग्लिश वर्णमाला से हमने एक शब्द को लिया है, तो उसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हो गया है। तो हमारे पास जो है ना 10 तो हमारे अपने हो गए। एक आगत हो गया, आगत मतलब विदेशी किसी भाषा से, यानी अंग्रेजी भाषा से या यूरोपीय भाषा से आया हुआ एक शब्द था और उसको भी हमने ले लिया है। तो इस प्रकार से जो है ना हमारा जिह्वा के आधार पर, तो जिह्वा के आधार पर अग्रभाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से। तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था अग्रभाग और मध्य भाग को तो दिमाग में रख लो, इसका चिंतन कर लो, जेब में एक छोटी सी पुर्ची बनाओ और इसके बाद डाल लो, अपने काम करते रहो और दिमाग उसी पे लगा रहो। जहाँ पे कोई भूलो तो एक बार उसे देख लो पर्ची को, इसके बाद जो है ना आपकी तपस्या पूरी हो गई। बाकी जो शेष स्वर हैं वो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि उपरोक्त में से कौन सा स्वर जो है ना जिह्वा की उच्चारण के आधार पर जो है ना वो पश्च स्वर कहलाता है, तो अपन को पता है कि छोटी ई, बड़ी ई और ए आए,
ये अग्रभाग के हैं और छोटा मध्य भाग का है। अब बाकी देख लो, अगर इनमें से कोई हो तो पटक दो उसे कि हाँ भाई ये यहाँ का है। अब आता है मुख द्वार के आधार पर। तो मुख द्वार के आधार पर मतलब होता है कि मुंह का खुलना, मुंह का बंद होना। तो देखो मुंह के खुलने मतलब यहाँ पे आता है मुख द्वार के आधार पर। तो चौंच बना लो, एक यहाँ पे एक चौंच बना लेते हैं हम, मुख द्वार, मुख द्वार के आधार पर। अब मुख द्वार के मतलब मुख विवर यानी मुख का छिद्र। अब मुख द्वार के आधार पे हम कैसे देखते हैं इसको, यहाँ पे देखो ये हमारा जो चौंच है, ये चौंच हमारी चौंच बंद है बिल्कुल, लगभग ये चौंच बंद है। अब इस चौंच को हमें खोलना है, तो इस चौंच को हम कैसे खोलेंगे, पहले ये चौंच हम आधी खोलेंगे, ये हाफ है, हाफ है ये हाफ, ठीक है ना। इसको हम फिर पूरी खोलेंगे, इस चौंच को हमने पूरी खोल लिया, ये पूरी खुल गई। फिर इसके बाद इसको हम आधी बंद करेंगे और फिर इसके बाद लगभग पूरी बंद हो गई। देखो ये है बंद, ये आधी खुली, अर्ध खुली, और ये है खुली, और ये है आधी बंद यानी अर्ध बंद, और ये है बंद यानी लगभग बंद। अब यहां पे देखते हैं, देखो चौंच अगर बंद है, मान लो ये हमारी चौंच बंद है, अब हम कुछ नहीं बोल पा रहे, बोले जब बोलेंगे तो चौंच तो खुलेंगे ना, अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अब इसके बाद हम चौंच को खोलना चाहते हैं, चौंच को खोलना चाहते हैं तो एकदम ऐसे नहीं कर देंगे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कर देंगे कोई नसस चढ़ जाए, जाब आप चढ़ जाए तो तुम क्या कर लोगे वहाँ में, हैं। फिर वो डेंटिस्ट और वो कौन से टेस्ट होते हैं, उन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, पहले चरण में ये आधी चौंच खुली, फिर पूरी खुल गई। अब जब पूरी खुल गई तो एकदम से तो बंद कर नहीं सकते क्योंकि एकदम से खुली नहीं थी, तो फिर क्या करेंगे, आधी बंद करेंगे और फिर पूरी बंद कर लेंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसी आधार पर जो है ना हमने इसको जो है ऐसे बांटा है। अब हम मुख द्वार के आधार पर पहला चरण देखते हैं कि मुख द्वार के आधार पर जो है ना पहला चरण क्या होगा। तो मुख द्वार के आधार पर पहला चरण होगा विवृत, मतलब क्या मुख विवर और मुख द्वार एक ही होता है, नहीं तो आपका विवर क्या होता है, विवर माने होता है छिद्र और मुख माने होता है चौंच। चौंच को मतलब छिद्र, मतलब चौंच का छिद्र कैसा हो रहा है, पूरा गोल हो रहा है यानी बड़ा हो रहा है या कैसा हो रहा है, यानी उसके खुलने के आधार पर। विवृत का मतलब क्या होता है, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार उच्चारण के लिए मुख द्वार पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। विवृत, देखो व्रत माने होता है सर्किल, और वी मतलब विशेष रूप से एक सर्किल बन जाए, विशेष रूप से एक सर्किल बन जाए तो विवृत कहलाता है। तो अब जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है, तो पूरा कैसे खुलेगा, आ तो देखो पूरा खुल गया है। तो अब पूरा खुल गया है तो ये क्या आ जाएगा, बड़ा। बस ये पहला चरण था विवृत। विवृत मतलब मुख द्वार यानी पूरा खुला। दूसरा है अर्ध विवृत, मतलब आधा व्रत बने। दूसरा आता है अर्ध विवृत, विवृत। अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा व्रत बने, आधा सर्किल बने। अब आधा सर्किल में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, अब जिनके उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है तो उसके लिए कौन कौन से आएंगे, तो उसके लिए देखो अब अपन को फिर आता है कि अपन वो चीज़ों को पहले लेते हैं। मुझे नहीं पता कौन से आते हैं स्वर, लेकिन मुझे ये पता है कि और क्या आगे हैं ऐसे स्वर जिनको हम कमांड कर सकते हैं। तो जैसे अर्ध संवृत, यानी अर्ध संवृत का मतलब होता है कि मतलब आधा बंद हो, पूरा खुला था फिर आधा खुला था, अब आधा बंद हो, आधा बंद हो तो अर्ध संवृत को लेते हैं तीसरे चरण में। अर्ध संवृत, अर्ध संवृत को लेते हैं। देखो अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, अभी इसको इसलिए छोड़ दिया है कि जो स्वर मैंने कहा था, देखो एक ही स्वर था, आसानी से अपने पास आ गया, आसानी से कमांड कर लेंगे इसे, है। अब जिसके पास ज़्यादा है या क्रिटिकल लग रहा है तो उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, क्योंकि उन चीज़ों को अपन को कमांड करना है जो आसानी से आ जाए। तो अर्ध संवृत मतलब जिस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद होता है। कैसा होता है, आधा बंद होता है। अब आधा बंद होता है, मुख द्वार आधा बंद होता है। अब आधे बंद होने में देखो कौन कौन से आते हैं। तो आधे बंद होने में जो है ना ए ओ, देखो चोंच ओंठ नहीं देखना है, मुंह को देखना है, मुंह के द्वार को देखना है। ए में देखो हमारे ऐसे आधा बंद, ए
ओ। अब देखो ए और ओ, दो चीजें आ गई हैं, दो स्वर आ गए यहाँ पे। अब दो स्वर आ गए तो देखो अपने पास क्या हो गया, एक तो विव्रत हो गया मतलब बड़ा, और एक अपने पास अर्ध संव्रत हो गया यानी आधा मुखबंध। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है संव्रत। संव्रत का मतलब होता है मुख द्वार लगभग बंद हो। चौथे चरण में आता है संव्रत। संव्रत मतलब मुख द्वार लगभग बंद हो, मुख विवर लगभग बंद हो। अब बंद नहीं कर देना, बंद कर दोगे तो लुगर नहीं निकलेगा बाहर से, बाहर बंद नहीं करना आपको, आपको मुख द्वार लगभग बंद करना है। अब लगभग बंद हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ना छोटी बड़ी छोटो बड़ो, ये सिंपल थे, छोटी बड़ी छोटाऊ और बड़ाऊ। अब देखो ये आ जाएंगे। अब इसके बाद अपने पास जो बचा है, अब जो बचा उसे पटक देते इसमें, तो अब देखो क्या बचा है, छोटा हुआ क्या, देखो बड़ा हो गया था, यहाँ पे क्या हो गया था ए ओ हो गया था, छोटी बड़ी छोटो बड़ो हो गया था, तो यहाँ पे क्या है छोटा आ, बड़ा हो गया, छोटी होगी बड़ी हो गई, छोटो हो गई बड़ो हो गई, ए हो गई आए है, और ओ हो गया आओ है, आओ है, और क्या बचा है ऑकलैंड, ऑकलैंड। अब देखो आपके पास पूरे हो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 और 4 11 पूरे आ गए स्वर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चोंच के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर कैसे होगा। मुख द्वार मतलब जब मुख द्वार पूरा खुलता है, जब मुख द्वार वृत्त बन जाता है तो बड़ा आ निकलता है। जब मुख द्वार आधा खुलता है तो आ ए ओ और ऑकलैंड आता है। जब मुख द्वार आधा बंद होता है तो ए और ओ आता है, और जब मुख द्वार लगभग बंद रहता है तो ये आता है। इसको आप अपने हिसाब से भी हैंडल कर सकते हैं, ये जरूरी है कि इस सीक्वेंस हो। आप पहले जो है ना चोंच बंद रखिए, चोंच बंद रखने के बाद आप उसे आधा खोलिए, आधा खोलिए तो ये वाली लाइन आ जाएगी, फिर आप पूरा खोलिए तो ये आ जाएगी, फिर आधा बंद कीजिए तो ये वाली आ जाएगी, लगभग बंद कीजिए तो ये वाली आ जाएगी। आप ऐसे भी ऐसे हैंडल कर सकते हैं, ये तो आपकी सुविधा के लिए है। ये हुआ था आपका मुख द्वार के आधार पर। अगले चरण में हम देखते हैं कि और क्या आधार होते, तो ओंठ के आधार पर। अब देखो आपके ओंठ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो ओंठों के आधार पे अपन देखते हैं, तो ओष्ठ के आधार पे यहाँ क्या होता है। अब अपन देखते हैं ओष्ठ के आधार पे। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। देखो ओंठ जो है ना एक व्रत बना लेती हैं, ये व्रत बन गया, ओंठ व्रत बना लेते हैं, और ओंठ जो है ना वो व्रत नहीं बनाते हैं। तो पहले अपन देखते हैं ओंठों की स्थिति के आधार पर क्या होता है कि आवृत मुखी स्वर। आवृत मुखी स्वर मतलब जो व्रत नहीं बनाते हों। तो मैंने कहा था ना जैसे में आपको, मुझे सुविधा अलग होती है, आपको सुविधा अलग होगी। अब सबसे पहले तो अपन उन स्वरों को तो तलाश ही सकते हैं जो स्वर ओ गोल बना लेते हैं। ऊ, ओंठों को देखो, अब चोंच को नहीं देखो, अब ओंठ को देखो, ऊ ऊ ओ आओ ऑकलैंड, इन्हें निकाल लो बाहर, बाकी पटक दो उसमें, दो ही इसका प्रकार होता है। देखो अब क्या होता है, जैसे व्रतमुखी है ओंठ, ओंठ कैसे हैं व्रतमुखी हैं। अब व्रतमुखी हैं ओंठ, इसका मतलब होता है कि व्रत बन गए। क्या बन गए, व्रत बनना, ओंठों का व्रत बनना। अब मैंने आपको कहा था कि ऑर्डिनरी देखो आपको नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन आप ऊ बोलो, ऊ ऊ देखो ओंठ आ गए, औ ओंठ आ गए, ओ आओ ऑकलैंड ओ तो आ गया। तो यहाँ पे एक चीज अपन ने तलाश ली बिना मेहनत के, यानी छोटाऊ बड़ाऊ और इसके बाद ओ और आओ और ऑकलैंड। अब ये आ गए ऑकलैंड, ये आ गए आपके। अब ये आ गए तो बाकी जो बचे हैं वो आवृतमुखी हो जाएंगे। आवृतमुखी, आवृतमुखी का मतलब होता है कि ओंठ व्रत ना बने। अब ओंठ व्रत नहीं बने तो क्या होगा, तो ओंठ व्रत नहीं बनेंगे तो मतलब एक ऐसी आकृति रहेगी, ऐसी, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आकृति रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं आवृतमुखी में, आवृतमुखी में अब बचा कौन है, तो देखो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा हो गए, ए और आए, ओ आओ हो गए, बस 5 और 5 10, 2 2 4 1 5, 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए आपके,
11 हो गए, पूरे निपट गए। तो ये था क्या, ये ऊँटों की स्थिति के आधार पे था। अब बात करते हैं, अब व्रतमुखी हो गया, ये हो गया। अब आता है निर्नासिक और अनुनासिक। देखो निर्नासिक का मतलब होता है कि जब किसी स्वर के उच्चारण में या जब किसी वर्ण के या किसी के उच्चारण में नाक से ध्वनि ना निकले। निर मतलब रहित। निर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखो निर का मतलब होता है रहित। रहित मतलब बिना उसके, बिना मतलब प्रोहिबिटेड है। और नासिक का मतलब होता है अपन नासिक। नासिक का मतलब होता है नाक से। नाक से मतलब नाक से हवा ना निकले, वो नासिक नहीं ले लेना महाराष्ट्र का। नाक से हवा ना निकले, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा ना निकले वो निर्नासिक कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकले थोड़ी बहुत वो अनुनासिक कहलाते हैं। तो देखो हमारे जितने भी स्वर हैं सब, अगर हम सामान्य रूप से बोलते आ, तो देखो नाक से हवा नहीं निकल रही है, आ नहीं निकल रही है, ए नहीं निकल रही है, ए अब निकल रही है। तो यानी अगर किसी स्वर में जैसे आ है, किसी स्वर में हम चांद बिंदी रख दें, ए में भी अगर हम चांद बिंदी रख दें, आय में भी अगर हम चांद बिंदी रख दें, किसी में अंग की बिंदी रख दें या चांद बिंदी रख दें तो वो अनुनासिक हो जाते हैं, और बाकी नहीं तो निर्नासिक हैं। तो इस प्रकार से जो है ना हमने अभी स्वरों का डिवीज़न किया था, और स्वरों का डिवीज़न हम इस प्रकार से करते हैं। अगले चरण में वर्णमाला के तीसरे चरण में हम कुछ और आपको बताएंगे।